इस क्लास में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक के अंदर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेज पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, दोनों पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास। एज वेवलेंथ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी स्टार्ट डिक्रीज, आपको भी मालूम है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो एक घटने लगता है। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय वाइट लाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, विच वन इज करेक्ट? ई इक्वल टू एच एफ, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, दोनों इक्वेशन आपको मालूम है करेक्ट है, तो बोथ पे जाएंगे। ठीक है, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेस में आप भी जानते हो मीडियम होता नहीं है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है नहीं, तो आराम से वो मूव कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय H5 - E5 इक्वल टू 0। द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बात सही है। ठीक है, कि जो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको हम माइक्रोवेव रीजन के अंदर आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके अंदर माइक्रो, रेडियो, अल्फा, बीटा, गामा सभी आते हैं, उनकी बात चल रही है, उनके बारे में बोला गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब सभी स्पेक्ट्रम का एक सीरीज। ठीक है, द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो उसको माइक्रोवेव रीजन में ऑब्जर्व करोगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करोगे तो उसको आप इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व करोगे ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2 इज 0, आपको भी मालूम है H2 लीनियर है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स whose dipole moment are 0 are called माइक्रोवेव इनएक्टिव। ठीक है, वो क्या कहा जाते हैं? माइक्रोवेव इनएक्टिव कहे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ एनर्जी, ओमेगा का है एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, फिर क्या है? व्हेन मॉलिक्यूल गोज फ्रॉम लोअर जे मतलब रोटेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल लेवल बोल दो, टू हायर जे द एनर्जी इज एब्जॉर्ब। जब भी कोई मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर से हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर के अंदर ट्रेवल करता है तो एनर्जी क्या होता है? अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, द ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल इज लिमिटेड टू ओनली एडजेसेंट रोटेशनल लेवल वेयर डेल्टा जे का वैल्यू ±1 के बराबर, मतलब यूनिटी के बराबर होता है। मतलब क्या, ट्रांजिशन सिर्फ एक लेवल तक पॉसिबल है, 1 से 2, 2 से 3, 0 से 1, 1 से 2 ऐसे ही पॉसिबल है, 0 से 3 या 2 से 4 ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन हमेशा यूनिटी पे डिपेंड होता है, वो हमेशा एक एक लेवल पे ही बढ़ता रहता है और घटता भी रहता है। ठीक है, 3 से 2 भी आप आ सकते हो तो वहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइन इंटेंसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द रोटेशनल लेवल। ठीक है, व्हाट इज रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम बॉन्ड इन फार इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रीजन आर नॉट इक्वल। ये बात याद रखना कि जो सक्सेसिव स्पेक्ट्रम लाइन्स होते हैं किसी भी दो सक्सेसिव मतलब आगे पीछे वाले, अगल बगल वाले, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कभी इन फार इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रीजन, इन दोनों रीजन के अंदर कभी भी बराबर नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा ही घटता रहता है। जैसे हायर लेवल में जाते रहते हैं उन दोनों के बीच का स्पेस हमेशा ही कम होने लगता है। ठीक है, बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली दोज मॉलिक्यूल कैन बी स्टडीज विच पोजेज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा, सिर्फ वही मॉलिक्यूल के ऊपर जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट हो। ठीक है,
माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, ठीक है। द फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड सॉलिड, दोनों के अंदर, लिक्विड सॉलिड दोनों के अंदर फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ गैसेस के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि गैसेस के अंदर मोशन पॉसिबल होता है मॉलिक्यूल्स का। द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा, बी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू h/8 पाई स्क्वायर आई सी के बराबर होता है, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। रेड्यूस मास इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे दो मास m1 और m2 हैं, उनके रेड्यूस मास इस कितने के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल आर डिटरमाइंड बाई h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1, जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच प्लंग कांस्टेंट है, ठीक है। द डिजेनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल इज गिवन बाई 2j प्लस 1। Vibrational spectroscopy is also called infrared spectroscopy. The infrared region consists 3 parts: near infrared, mid infrared, far infrared, ठीक है। The molecule whose dipole moment is 0 does not show vibrational rotational spectrum। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करते। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैथमेटिकली आप देखो तो ये इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, जब यह फोर्स होता है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। माइनस का साइन क्या है, वो इंडिकेट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। हुक्स लॉ आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा, वही यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई किया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर जाई, यहाँ पे ये जो आपका ये डेल स्क्वायर दिख रहा है ना, ये क्या लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, इसको फाई या जाई जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, वही बोल देना, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे ये डेल का इसको ये जो इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। at 0 point the molecule has vibrational energy equal to half h/f0। वो देखो 0 पॉइंट का मतलब एनर्जी 0 नहीं होता, वाइब्रेशनल एनर्जी कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तब आपको कुछ और बातें क्लियर होंगी। देखो किसी भी मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी 0 हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी कभी 0 नहीं होता, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बात बोल चुका है कि वाइब्रेशनल एनर्जी मिनिमम जो होता है हाफ h/f0, उसको 0 पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, कि यही सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा ही होगा। एट एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट मतलब क्या, -273 केल्विन विच मोशन स्टिल परसिस्ट। तो देखो 273 केल्विन, इतने कम टेम्परेचर पे रोटेशनल ट्रांसलेशनल एकदम रुक जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन फिर भी बचा रहता है, ये फिर भी परसिस्ट कर देता है, मतलब बचा रहता है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन +-1, ठीक है। In a harmonic oscillator, the spacing between the adjacent vibrational level is always equal to h/f0। देखो हार्मोनिक और एक होता है एनहार्मोनिक, तो हार्मोनिक की ये बात चल रही है, हार्मोनिक के लिए ये इतना वैल्यू के बराबर नहीं होता। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हो तो द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट वाइब्रेशनल लेवल कितना होता है, h/f0 के बराबर होता है। एनहार्मोनिक में वैल्यू चेंज हो जाता है, ये बात याद रखना। एनहार्मोनिक के लिए इतना मत कर देना क्लिक, ठीक है। क्लिक या टिक जो भी आप बोलते हो, क्लिक तो हम स्क्रीन को बोलते हैं, यहाँ पे टिक की बात चलेगी, ठीक है। द स्पेक्ट्रल लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा जे इक्वल टू 1 दैट इज एट हायर फ्रिक्वेंसी साइड ऑफ f0 बार आर कॉल्ड आर ब्रांच लाइन, ठीक है। द स्पेक्ट्रम लाइन्स करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे इक्वल टू -1 दैट इज एट लोअर फ्रिक्वेंसी साइड ऑफ f0 बार आर कॉल्ड पी ब्रांच लाइन। द रेड्यूस मास ऑफ ड्यूटेरियम क्लोराइड DCl, आपको भी मालूम है हाइड्रोजन के 3 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, तो ये ड्यूटेरियम की बात चल रही है। तो अगर ड्यूटेरियम क्लोराइड है और HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इनमें से रेड्यूस मास की बात कर रहा है कि जो आपका ड्यूटेरियम क्लोराइड है उसका रेड्यूस मास हाइड्रोजन क्लोराइड के रेड्यूस के मास के मुकाबले डबल होता है। मतलब आप मैथमेटिकली ऐसा लिख लो, दैट इज रेड्यूस मास, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हो, आप ड्यूटेरियम DCl मतलब ड्यूटेरियम क्लोराइड इज 2 टाइम्स रेड्यूस मास ऑफ HCl, ठीक है। ये बात आप लिख लो कि आपका ड्यूटेरियम क्लोराइड का रेड्यूस मास हाइड्रोजन क्लोराइड के रेड्यूस मास के मुकाबले डबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द डिफरेंस इन इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। ठीक है, आपको भी मालूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है, इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलता है? नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी से। ठीक है, द टेक्नोलॉजी से या इसके अंदर एब्जॉर्ब करने से। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जर्व करने से। द इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, द रमन स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। इन रमन स्पेक्ट्रा वाटर कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज। देखो आपको भी मालूम है जो एनर्जी होता है वो किस ऑर्डर में बढ़ता है? इस ऑर्डर में बढ़ता है। ठीक है, सबसे कम रेडियो वेव का होता है, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजिबल, फिर एक्स रे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो तो बहुत बड़ा होता है। रुको आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। देखो यहाँ पर है, ये देखो एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे कम रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा, फिर कॉस्मिक। ठीक है, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, देखो लिखा भी है, थर्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज। इस ऑर्डर में वो क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज का एनर्जी होता है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ गया? रेडियो वेव का एनर्जी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेव नंबर इज एफ इक्वल टू सी लैम्डा। ठीक है, देखो वेव इसको हम दिखाते हैं कि आया कैसे ना। एक मिनट रुको, एक मिनट। चलो यहाँ पे देखो, जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसको एफ से डिनोट कर लेते हैं, वेलोसिटी को सी से डिनोट कर लेते हैं, और वेव नंबर को हम ऐसे वी बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है? सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये रिलेशन हमको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल ले, तो एफ कितने के बराबर होगा? सी बाई लैम्डा के बराबर होगा। इतना बात क्लियर है। और देखो हम क्या जानते हैं, जो आपका वेव नंबर होता है वो 1/λ के बराबर होता है। वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है, तो 1/λ की जगह क्या आ जाएगा? वेव नंबर। तो क्या मिल जाएगा? एफ इक्वल टू सी वेव नंबर सी वी बार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, वेव नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? वी बार से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम लैम्डा के टर्म में आंसर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे वी बार दे नहीं रखा है, तो यह इक्वल टू सी बाई लैम्डा इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक और ऑप्शन बना दो, क्योंकि ये हमारे पास गलत हो चुका है। एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर के बीच में रिलेशन का। ठीक है, इसको आप नोट करो। हो गया? तो देखो ये बस ये बात याद रखना कि एफ इक्वल टू सी बाई लैम्डा या सी वी बार के बराबर होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन हैज़ मिनिमम वेवलेंथ? तो गामा रेज का मिनिमम वेवलेंथ होता है। ठीक है, और फिर क्या, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा इज +-1, 0 नहीं, प्लस डेल्टा जे इक्वल टू 0, +-2। रामन स्पेक्ट्रा के लिए प्योर रोटेशनल का सिलेक्शन रूल बदल जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। रामन स्पेक्ट्रोमीटर इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं, स्कैटरिंग या सी होगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, द रमन लाइन ऑफ द लोअर फ्रिक्वेंसी साइड आर कॉल्ड स्टोक्स लाइन। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, रमन लाइन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी और हायर वेवलेंथ। जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा। तो ऐसे रमन लाइन जिनका फ्रीक्वेंसी कम है या वेवलेंथ ज़्यादा है उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोक्स लाइन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा? H2 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा शो नहीं करता क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा? CH4 रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा शो नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा? NaCl प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करता है। नंबर ऑफ इंफ्रारेड एक्टिव मोड इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 4। सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज +-1। वही जो पहले क्वेश्चन एक हमने केयर रखा था, कुछ शायद यहाँ पे नहीं, कहीं इधर कहीं था ना, कहीं यहाँ पे ना,
वही है, वाइब्रेशनल की बात चल रही है और यहाँ पे भी रोटेशनल की बात चल रही है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पे वाइब्रेशनल की बात चल रही थी और यहाँ पे रोटेशनल की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना होगा, +-1 के बराबर। 0 पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, हमने देखा भी था 0 पॉइंट क्या होता है, सबसे मिनिमम एनर्जी जहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी भी एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। तो 0 पॉइंट एनर्जी किससे रिलेटेड है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से रिलेटेड है। ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटाइज, इलेक्ट्रॉनिक लेवल क्वांटाइज नहीं होते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा इज द प्योर स्पेक्ट्रा, ट्रांसलेशनल क्या है, इन सभी में से वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में से प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। आप क्या करो, इसको नोट करो, आगे की बात करते हैं। हो गया, चल। A molecule can be excited to only the next higher rotational level by absorption of energy. The wave number are expressed in per centimeter. wave number क्या होता है, 1/λ, उसका यूनिट क्या हो गया, पर सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर होता है, क्योंकि 1/λ है तो ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इन रमन स्पेक्ट्रम द मिडल लाइन इज कॉल्ड रेलिंग लाइन, ठीक है। The rotational spectra involve small energy change. The spectra caused in the infrared region by the transition in the vibrational in level in different mode of vibration are called, इसको क्या बोलते हैं यार, ये टिक क्यों नहीं हुआ, चलो इसको 1 मिनट टाइम तो देख लिया जाए, ठीक है। क्या बोलते हैं पहले इसको, हाँ तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। द स्पेक्ट्रा काज्ड इन द इंफ्रारेड रीजन बाय द ट्रांसिशन इन वाइब्रेशनल लेवल इन डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन्स। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट ऑकर ड्यू टू exchange to energy between incident photon and the scattering molecule, ठीक है। The electromagnetic radiation of higher wavelength has low energy, आपको भी मालूम है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, E इज इक्वल टू SC/λ, इनवर्सली रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The range of UV light is 10 to 400 nanometer. Which of the following cannot be detected with the help of UV absorption spectrum? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को हम क्या कर सकते हैं, UV absorption spectrum से डिटेक्ट नहीं कर सकते। Infrared radiation have a range of 800 to 20,000 nanometer. Which of the following cannot be differentiated using infrared spectroscopy? इनैंसियोमर्स को हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एल्डिहाइड ग्रुप शो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 2650 to 2880 पर सेंटीमीटर, ठीक है। विच कंपाउंड विल शो मैक्सिमम इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोब्यूटेन और एसीटोन में से ये मैक्सिमम इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी शो करता है। हुक्स लॉ फॉर द वाइब्रेशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी रिप्रेजेंटेड एज F इक्वल टू -k, यहाँ पे F क्या है, फोर्स, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, X डिस्प्लेसमेंट, माइनस का साइन, ये इंडिकेट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट का लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटाइज, रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसा अगर सोच रहे हो कि वो n इक्वल टू 1 2 3 की बात कर रहा है तो वो उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एक क्वांटम फिजिक्स के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था जिसके अंदर उन्होंने सभी एनर्जी लेवल को क्वांटाइज कर दिया था, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल, और देखो ये जो हमारे पास 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं कौन कौन से, 1 मिनट आपको बताते हैं। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ये 5 जो हैं वो इनके अंदर से बात कर रहा है, ठीक है। जो बोहर का मॉडल है उसकी वो बात नहीं कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटाइज्ड। तो देखो रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक है वो क्वांटाइज नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पूरा लिख लो, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम लिख लो, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्वांटाइज्ड नहीं होता, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब क्या n इक्वल टू 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ।